Hello everyone, welcome back to Pharma Minds channel, and in this video we are going to complete the part 11 of biotechnology complete lectures और ये part 11 लास्ट पार्ट है इस सीरीज का। तो जितनी भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन है जी पैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 11 लेक्चर्स आप देख लोगे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के PYQ लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको नोट्स में डाल लेना। बाकी लेक्चर्स बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और आपके लिए सफिशिएंट हैं। सर इससे क्या जी पैट का पूरा हो जाएगा? हाँ, जी पैट की 100% प्रिपरेशन हो गई बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइपर के लिए मैं बोल सकता हूँ 85 से 90% है। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है, वो मैं जी पैट जब हो जाएगा तो उसके बाद डालूंगा, जब नाइपर आने वाला होगा। वो भी एक वीडियो होगी 1 घंटे की, वो नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर लेंगे, है ना। चलो, तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए थी। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पहली चीज़ जो भी पढ़ाता हूँ, जो ये लेक्चर चल रहे हैं पार्ट 11 तक, सबके नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आप इसको फिर प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो या PDF फॉर्म में पढ़ सकते हो, जैसा पढ़ना चाहे, है ना। चल, तो अब टॉपिक पे चलते हैं। तो हम टॉपिक जो कवर करने वाले इस लेक्चर में वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, और एक और छोटा सा टॉपिक है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सर ये कहाँ से आ गया? ये मैं पढ़ाने वाला था नहीं, है ना, लेकिन क्वेश्चन एक जीपैट में आया हुआ है। अब क्वेश्चन जीपैट में आया है तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एंड में कवर करेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो अभी मैं डिटेल में और आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, लेकिन आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्या है कि जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से हम बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। व्हाट वी मेक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ड्रग होता है ओमैलीजुमैब, ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये अस्थमा में दी जाती है, अस्थमा में यूज करते हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बड़े काम की चीज है। ठीक है, और ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनता है। क्लियर? चल, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, है ना। चलो, अब पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एक चीज बतानी है। क्या चीज है सर? देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग का। ये क्या होता है? तो भैया देखो, एक हीरो है और एक विलन है। सर ये क्या है, बताओ थोड़ा। हीरो जो है वो एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो आपको बचाते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल से। ठीक है, किसी फॉरेन पार्टिकल से। तो सर वो फॉरेन पार्टिकल क्या है? उसका नाम है, जो हमारा विलन है इस कहानी का, वो एंटीजन है। ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल होता है। तो ये कहानी है। अब इस कहानी में कुछ एक दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं अभी। चलो, अब ये तो आप समझ गए होंगे, हीरो कौन है, हमें बचा कौन रहा है, एंटीबॉडी। विलन कौन है, फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से आ रहा है, एंटीजन, है ना। चलो, तो ये चीज हो गई। अब हम थोड़ा आगे चीजों को समझते हैं। तो मान के चलो, ये आपकी एंटीबॉडी है। ठीक है, आपकी बॉडी में ये सडनली आपकी बॉडी के अंदर सडनली आपकी बॉडी के अंदर एक एंटीजन आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत अलग दिखता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? एंटीबॉडी। ठीक है, ये क्या है? एंटीजन। अब ये कंसेप्ट है कि एंटीबॉडी को एंटीजन को खत्म करना है। सीधी सी बात है, हीरो विलन को मारेगा, लेकिन
इसको इस पे बाइंड करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, अब इसको बाइंड ये कैसे करेगा, यही एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि एंटीबॉडी एंटीजन के जिस रीजन पे बाइंड करता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उसे बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप, ठीक है, ओके। अब एक और चीज, एंटीबॉडी पे ही कुछ रीजन्स होते हैं, एक नहीं कुछ रीजन्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है CDR। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स होते हैं जो एंटीबॉडी की हेल्प करते हैं एंटीजन पे जगह पहचानने में कि एपिटोप कहां पे प्रेजेंट है। दोबारा बताता हूं, CDR बेसिकली एंटीबॉडी पे कुछ रीजन्स होते हैं जो एंटीबॉडी की मदद करते हैं ये देखने में कि एंटीजन पे एपिटोप है कहां पे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखो आगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये हमारी एंटीबॉडी, ठीक है, अब इसने जाके बाइंड कर लिया एंटीजन के साथ। ठीक है, अब आपको एक चीज तो पता लग गई, जिस रीजन पे एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन के, वो क्या है, एपिटोप। लेकिन एंटीबॉडी का भी तो कोई रीजन होगा जो एंटीजन पे बाइंड कर रहा है, एंटीबॉडी का भी तो कोई रीजन होगा, उसको बोला जाता है पैराटोप। पैराटोप। तो ये 3 टर्म्स आपको यहां याद करने हैं। एपिटोप जो एंटीजन पे प्रेजेंट है, CDR जो बेसिकली एंटीबॉडी की मदद करता है एंटीजन पे एपिटोप को ढूंढने के लिए, और पैराटोप जो है वो रीजन है एंटीबॉडी का जो जाके एंटीजन पे बाइंड करता है। तीनों डेफिनेशन फिनिश। और ये सीधे सीधे एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेता है, बताओ कि भैया एंटीजन पे जो रीजन है जहां पे एंटीबॉडी बाइंड करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, एपिटोप, पैराटोप, हैप्लोटाइप, और आपको आंसर पता है एपिटोप, है ना। चलो, तो ये कंसेप्ट समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, ओके। तो ये बेसिकली वो डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई समझाई वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलो, तो एपिटोप की डेफिनेशन यहां दी हुई है। ये बेसिकली एंटीजन का पार्ट होता है जिसको इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, कुछ नहीं। CDR कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं, ये एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में और बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब ये एंटीबॉडी की मदद कर रहे हैं, जाके देखो कि भैया कहां पे वो एपिटोप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं किसकी, एंटीबॉडी की। ठीक है, फिर पैराटोप आता है। पैराटोप बेसिकली रीजन है एंटीबॉडी पे जो एंटीजन पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो याद रखना एंटीबॉडी के पास यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो CDR है और एक पैराटोप है। ठीक है, दूसरा एंटीजन के पास है प्रेजेंट एपिटोप। अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलो, ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज दी है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। सर हम तो यहां पर आपसे पढ़ने आए थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अब ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। मान कर चलो किसी की बॉडी में एक एंटीजन एंटर कर गया, क्या एंटर कर गया, एंटीजन एंटर कर गया। ठीक है, अब ये एंटीजन जो एंटर करा है इसके पास डिफरेंट एपिटोप्स है। अभी हमने पढ़ा कि भाई एक एंटीजन के पास एक एपिटोप होता है, लेकिन अगर बहुत सारे एपिटोप्स हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बनाएगी, डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाएगी और इन्हें ही बोला जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अगर ऐसा एंटीजन एंटर कर जाए जिसके पास अलग अलग एपिटोप्स हैं तो उसके लिए बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज बनाती है और उन एंटीबॉडीज को बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, और ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्यों, क्योंकि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है ना। सीधी सी बात है, इतने सारे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडी बन रहे हैं तो नॉन स्पेसिफिक होता है, और अलग अलग टाइप के बन रहे हैं तो हेट्रोजेनिक भी है नेचर में, तो ये कम इस्तेमाल होता है। हमें चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, जो एक साइट पे जाके बाइंड करे और उस एंटीजन को खत्म करे। ये पॉलीक्लोनल जो है ना, ये काफी ज्यादा नॉन स्पेसिफिक होता है। चलो, तो ये भी डेफिनेशन आपने पढ़ ली, आई होप समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, तो ये कहानी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और पेन मैं रेड ले लेता हूं वापस से क्योंकि वही अच्छा दिखता है मुझे, है ना। चलो,
ग्रेड हमारे पास आ गया, बिल्कुल। एंटीबॉडीज जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स बोला जाता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्लाज्मा सेल से। ठीक है, चलो ठीक है। अब एंटीबॉडी जो है हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, जो हमें फॉरेन सब्सटेंसेस से बचाता है, जिन्हें एंटीजन बोला जाता है। हर एंटीजन के पास एक एपिटोप प्रेजेंट होता है। एपिटोप का दूसरा नाम है स्पेसिफिक एंटीजन डिटरमिनेंट। ये पीछे का एस हटा दो, ठीक है। तो एपिटोप का दूसरा नाम क्या हो गया? स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन डिटरमिनेंट, मतलब वो पोजीशन जिसको एंटीबॉडी पहचानेगी और इस पे आके बाइंड करेगी। ठीक है, क्लियर, इजी। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं। ये तो कहानी थी, बेसिक कंसेप्ट था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है। अब अभी तक तो आपको पता लग गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी है जो एक एपिटोप के अगेंस्ट जाके काम करेगी, है ना। चलो, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? सिंगल टाइप की, वही तो बोला, सिंगल टाइप की एंटीबॉडी होती हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन डिटरमिनेंट के अगेंस्ट काम करती हैं, जिसे एपिटोप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी में एक एंटीजन आया, अगर उसके पास एक एपिटोप है तो उसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर उसके पास बहुत सारे एपिटोप हैं तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। चलो, इसकी एक और डेफिनेशन दे रखी है कि एंटीबॉडी जो हाइब्रिड सेल से बने उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोला जाता है। दो डेफिनेशंस है जो आप याद करना चाहें। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की शॉर्ट फॉर्म होती है कैपिटल एम, कैपिटल ए, बी, एस, माब। ठीक है, तो बेसिकली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं हाइब्रिड सेल्स से। दोबारा बताता हूं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप माब मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हो, वो भी हाइब्रिड सेल्स की मदद से। सर ये हाइब्रिड सेल क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। चलो, हाइब्रिड सेल बेसिकली कॉम्बिनेशन होती हैं माइलोमा सेल्स का और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट सेल्स का। मतलब इनमें कॉम्बिनेशन होता है माइलोमा सेल्स, जो कि एक टाइप की कैंसर की सेल्स होती है। सर इसमें तो कैंसर की सेल्स आ गई, तो दिक्कत करेगी। आगे बताता हूँ कैसे दिक्कत नहीं करेगी। और दूसरी सेल होती है बी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे दो टाइप की सेल होती हैं जिनको आपस में फ्यूज करा देते हैं, बन जाती है हाइब्रिड सेल। उसी हाइब्रिड सेल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। उसी टेक्नोलॉजी को हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो जो हाइब्रिड सेल्स हैं उसके पास दोनों की प्रॉपर्टी हो गई। कैंसर जो सेल्स होती हैं उनके पास खास बात क्या होती है? वो इमॉर्टल होती हैं। इमॉर्टल मतलब वो इनडिफिनाइट टाइम्स रेप्लिकेट करती हैं। ठीक है, रेप्लिकेट करती जाती है, तेजी से करती जाती है। ये तो कैंसर सेल्स की खासियत होती है, मतलब इमॉर्टल होती हैं। ठीक है, और बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स के पास खास बात क्या है? ये एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ये हाइब्रिड सेल्स कैसी हो गई? ये हाइब्रिड सेल्स ऐसी हो गई जो एंटीबॉडी भी बनाएंगी और लगातार रेप्लिकेट भी करती जाएंगी। मतलब काम की चीज़ है। लेकिन सर दिक्कत ये है, ये तो कैंसर सेल्स है, इससे तो बॉडी में दिक्कत होगी। उसका सॉल्यूशन बताओ। एंटीबॉडी तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ तो कैंसर वाली सेल्स आ गई ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चलो उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। लेकिन अभी तक आपको ये पता लग चुका है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिड सेल्स की डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिड सेल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। दो ही प्रॉपर्टी होती हैं कि वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं और वो एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चलो आगे चलते हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आप सब ने कोग्नूसी के अंदर कंसेप्ट पढ़ा होगा, कौन सा? प्लांट टिश्यू कल्चर। जब हम किसी टिश्यू को पूरे प्लांट में डेवलप कर देते हैं, तो टिश्यू को प्लांट में डेवलप करने के लिए एक बड़ी ही बेसिक सी चीज होती है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, है ना। तो बहुत सारी चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो करे। तो सिमिलरली इन हाइब्रिड सेल्स को ग्रो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैट मीडियम। सर ये हैट मीडियम क्या होता है? ठीक है, इससे पहले एक बात समझो कि भाई दो पाथवे होते हैं जिससे न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए बनता है। ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डी नोवो सिंथेसिस एंड सैल्वेज पाथवे।
इन दोनों पाथवे से आपका डीएनए बनता है। ठीक है, ये एक फैक्ट को याद रखना, और नहीं पता था तो नोट कर लो। अब हैट मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोजैंथीन, अमीनोटेरिन एंड थाइमिडीन। ठीक है, ये भी याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हैट मीडियम के अंदर एक और चीज होती है, एक तो ये है, एक ये है, और तीसरा आउबेन भी प्रेजेंट होता है। अब आउबेन क्या करता है, सेलेक्टिवली माइलोमा सेल्स को किल करता है जो कि नॉट फ्यूज्ड विद लिम्फोसाइट। देखो सीधी सी बात है, आपने लिम्फोसाइट्स के साथ क्या किया, माइलोमा सेल्स को फ्यूज करा दिया, लेकिन कुछ माइलोमा सेल्स ऐसे भी होंगी जो फ्री पड़ी होंगी, तो आउबेन उनको किल कर देता है। मतलब वो फ्री वाली जो कैंसर सेल्स थी वो अब हट चुकी हैं, अब हट चुकी हैं, हट चुकी हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से आपको समझ आ गया कि जो नॉन फ्यूज्ड सेल्स थी उनको आउबेन हटाता है। ओके, चलो, साथ ही साथ हैट मीडियम जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो एक तो उसका फंक्शन ये हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूज्ड सेल को ही ग्रो कराता है, नॉन फ्यूज सेल को मना कर देता है, माइलोमा सेल्स को किल कर देता है जो फ्री रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, साथ ही साथ वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड कराता है ना। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम स्टेप पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले एक एनिमल को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बॉडी में एंटीजन डाला जाता है। क्यों परेशान कर रहे हैं उसे, ताकि उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी बनाए, है ना, एंटीबॉडी बनाए। तो इससे क्या होता है, जैसी एंटीजन डालते हैं उसकी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और वो एंटीबॉडी बनाने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद हम एनिमल सीरम का ऐसे करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि अच्छा हमें जितना बी लिम्फोसाइट सेल चाहिए थी, जितनी एंटीबॉडीज चाहिए थी, उसका अच्छा खासा कंसेंट्रेशन हमें मिल गया है। जैसे ही हमें पता लग जाता है वैसे ही हम एनिमल को सेक्रीफाइस मतलब मार देते हैं। क्यों मारा हमने, उसकी बॉडी में होता है स्प्लीन, स्प्लीन को हम बाहर निकाल लेते हैं बायोमैकेनिकल या एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, क्योंकि स्प्लीन में ही होती है लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट ही बनाती हैं एंटीबॉडी। ये हमें चाहिए था, हमने एनिमल को मार दिया। ठीक है, चलो, तो लिम्फोसाइट को बेसिकली कैसे वहां से सेपरेट किया जाता है, बाय सेंट्रीफ्यूजेशन। ये आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है ना कि यार लिम्फोसाइट को सेपरेट कैसे कर देते हैं हम, बॉडी से जो सेपरेशन हो रहा है बाकी सेल से कैसे सेपरेट कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूजेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप में कुछ नहीं करना, बेसिकली जो आपने ये सेल्स निकाली हुई हमारी बिल लिम्फोसाइट्स, इसको माइलोमा सेल्स के साथ मिक्स कर देना है। बी लिम्फोसाइट्स को मिक्स कर दोगे आप माइलोमा सेल्स के साथ। बस यहां पे 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल भी साथ में इस्तेमाल करते हैं, ये इस फ्यूजन को थोड़ा जल्दी कराता है और अच्छे से कराता है। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा HGPRT डिफेक्टिव। ये जो माइलोमा सेल्स होती है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, सर ये तो कैंसर वाली सेल है ना, आगे चल के तो ये कैंसर क्या नाम है कॉज कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम HGPRT डिफेक्टिव माइलोमा सेल्स ही उसमें फ्यूज कराते हैं, ताकि उनकी जो कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी है वो उनके पास ना रहे। ठीक है, उनके पास ना रहे। ओके, अभी HGPRT की फुल फॉर्म भी आपको मैं बताता हूं, बस याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स को माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कराया जाता है जो कि HGPRT डिफेक्टिव होती है। ठीक है, साथ ही साथ प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो, अब मीडियम के अंदर 2 टाइप की सेल हो गई, हाइब्रिडोमा सेल, फ्री माइलोमा एंड लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिडोमा सेल है ये हमारी काम की है, ये फ्री माइलोमा और फ्री लिम्फोसाइट हमारे काम की नहीं है। यहीं पर रोल आता है हैट मीडियम का। हैट मीडियम के अंदर होता है आउबेन। ये क्या करता है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ मेक श्योर करता है कि हाइब्रिडोमा सेल ही ग्रो करें, बाकी फ्री वाली माइलोमा और लिम्फोसाइट सेल्स किल हो जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये हाइब्रिडोमा सेल्स ही ग्रो करेंगे। ओके, चलो अब इस चीज में 7 से 10 दिन लगते हैं और उन हाइब्रिडोमा सेल्स को आइसोलेट किया जाता है और अलग से कल्चर किया जाता है। ठीक है, चलो तो यहां तक आप लगभग पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हो। और जैसे मैंने बताया HGPRT, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेस। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है HGPRT की फुल फॉर्म को लेके। ठीक है, हो सकता है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ना पूछ ले, ये HGPRT की फुल फॉर्म पूछ ले, यू नेवर नो। ठीक है, तो याद कर लेना ये एक एंजाइम होता है जो बेसिकली सिंपल भाषा में न्यूक्लियोटाइड बनाने में हेल्प करता है DNA और RNA के लिए। मतलब कुल मिला के ये एक ऐसा एंजाइम है जो DNA और RNA बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने कल्चर किया था, अब बेसिक स्टेप यहां पर आ गए। उनकी स्क्रीनिंग करेंगे मतलब देखेंगे कि कौन सा इफेक्टिवली एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है, कौन सी इफेक्टिवली एंटीबॉडीज बना रही है, इसके लिए हम एलिसा और रिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी मैंने अलग से लेक्चर लिया था। उसके बाद जैसे ही हमें अच्छी वाली हाइब्रिड सेल्स मिल जाती हैं, उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं, फिर उनको स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस पर माइनस में, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लास्ट में उनकी इनकैप्सुलेशन कर लेते हैं। उनको इनकैप्सुलेट किया जाता है एल्जिनेट जेल से और कोटिंग सॉल्यूशन ऑफ पॉली एल लाइसिन। सर ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कुछ नहीं, मान के चलो ये ए मटेरियल है और मैंने इसको बी मटेरियल से इनकैप्सुलेट कर लिया, मतलब कोटिंग कर दी, ए के ऊपर बी चढ़ा दिया। तो हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर एल्जिनेट जेल और पॉली एल लाइसिन की कोटिंग करा देते हैं। ठीक है, चलो इससे क्या होता है, ईल्ड 10 गुना और बढ़ जाती है। ठीक है, ईल्ड 10 गुना और बढ़ जाती है। चलो तो ये आपका पूरा प्रोसेस मैंने पढ़ा दिया। इसी को डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। सबसे पहले एनिमल के अंदर एंटीजन डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी वो बनाने लगता है, स्प्लीन को बाहर निकाल लेते हैं। स्प्लीन सेल्स वही सेल हैं जिनके पास बी लिम्फोसाइट है, मतलब वो सेल जो एंटीबॉडी बनाएंगी। इनको फ्यूज किया जाता है कैंसर वाली सेल से, माइलोमा सेल से। इससे आपकी क्या होती है, हाइब्रिड सेल्स बन जाती है, हाइब्रिडोमा सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम इनको हैट मीडियम में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें हाइब्रिड सेल्स मिलती हैं, जो फ्री वाली सेल्स हैं वो पीछे छूट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है। स्क्रीनिंग के बाद ये वाला स्टेप छोड़ो और लास्ट में हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिल जाती है, जो कि मल्टीपल कॉपीज रहती हैं, मतलब क्लोन भी करते हैं बीच में, मल्टीपल कॉपीज। इनकी क्लोनिंग भी यहाँ हमने बीच में करवाई। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आपके सामने जो थ्योरी में बताया और डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है ना। चलो अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, ये 3 टाइप की होती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट ही, कोलॉजी का पार्ट भी है। इसमें कोलॉजी का अलग से चैप्टर आता है, मैं पढ़ाता हूँ हमारे प्राइम बैच को, संकल्प और पार्थ को। ठीक है, 3 टाइप की होती है, एनिमल पे बेस्ड जिसको म्यूरिन बोलते हैं, काइमेरिक जो कि एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन होता है, और ह्यूमनाइज जिसमें मोस्टली बेसिकली फुल्ली ह्यूमन होती है। देखो एनिमल बेस्ड के अंदर ये एनिमल पे बेस्ड होंगी, जैसे कि माइस। काइमेरिक एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ह्यूमनाइज्ड ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जिनके अंदर टोटल ह्यूमन कंपोनेंट ही मौजूद होता है, फुल्ली ह्यूमन। तो ये तो याद हो गया। अब जो एनिमल बेस्ड है वो हाईली इम्यूनोजेनिक होती है, मतलब बॉडी में जाएंगी जैसे ही तो एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर देंगी। ठीक है, एलर्जी वगैरह हो सकती है ना, तो इसलिए इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये थोड़ी कम इम्यूनोजेनिक होती हैं। और जो ह्यूमनाइज्ड है वो लीस्ट इम्यूनोजेनिक होती हैं और मोस्ट एफिकेशियस होती हैं, इसलिए इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे सेफ होती हैं, सबसे ज़्यादा एफिकेशियस होती हैं। कौन? ह्यूमनाइज्ड वाली, जो कंप्लीट ह्यूमन कंपोनेंट से बनती है। ठीक है, चलो लास्ट में आपका आता है स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल होता है,
इनका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में और साथ ही साथ ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने, ट्यूमर मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कोलोजी में पढ़ोगे आप, है ना। कोलोजी का एक अलग से टॉपिक होता है जहाँ पे हम सारी की सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ते हैं, है ना। ओमैलिजुमैब, बेज़लोटुक्सुमैब, अडेलिमुमैब, सर्टोलिमुमैब, बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो अलग अलग जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो वो पार्ट छोड़ दो, बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, ये वाला ऑप्सनाइजेशन। सर ये क्या होता है? ऑप्सनाइजेशन मतलब क्या होता है? ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनके अराउंड एक कोटिंग बना लेती हैं और उस कोटिंग की हो जाती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस समझते हो? मतलब इनको हमारी बॉडी की सेल्स इनगल्फ कर लेती हैं, और इनगल्फ करके, इनगल्फ मतलब अपने अंदर समा लेती हैं, ठीक, अपने अंदर ले लेती हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्राइज या किल हो जाती हैं। तो याद रखना कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑप्सनाइजेशन कराती हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स का, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, और इसकी वजह से इनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। मतलब ये सेल्स के अंदर जो हमारी डिफेंस सिस्टम की, इम्यून सिस्टम्स की सेल होती हैं, उसमें इनगल्फ हो जाती हैं, उनमें समा जाती हैं, और वो उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कुल मिला के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो, ऑप्सनाइजेशन ये अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा देता हूँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब कमाल की बात क्या है, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप पहले ही पढ़ चुके हो लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, ये मैंने जान के लिखा, अगर आपको इसका नाम याद हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो ये वाला एक बार जाके दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तभी मैंने बोला ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, पढ़ना क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। चलो, ओके, पहले कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स बोल लो, इनसे ही क्या होता है ना, इनसे क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट, बीच में एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो मान के चल सकते हो छोटा सा प्लांट, ठीक है, न्यू छोटा सा प्लांट, न्यू टाइनी प्लांट, जस्ट समझने के लिए, और इससे आगे जाके पूरा होल प्लांट डेवलप होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स होती हैं प्लांट के अंदर, वो एम्ब्रियो मतलब छोटा सा टाइनी प्लांट बना देंगी, और उस प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा प्लांट जो मैं बोल रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए इसे एम्ब्रियो बोला जाता है। इस एम्ब्रियो से फिर कंप्लीट होल प्लांट डेवलप होता है। ये बेसिकली नेचर में होता है, मतलब ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर हम किसी नॉन जर्म सेल्स, मतलब ऐसी सेल जिससे एम्ब्रियो नहीं बनना चाहिए, उससे एम्ब्रियो बनवा दें, नॉन जर्म सेल से एम्ब्रियो बनवा दें, और उस एम्ब्रियो से पूरा का पूरा प्लांट डेवलप हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट किससे बनना था, जर्म सेल से। नहीं दिख रहा तो दोबारा लिख देता हूं, जर्म सेल। लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें हम नॉन जर्म सेल से एम्ब्रियो बनवा के पूरा का पूरा प्लांट बनवा देते हैं। ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है ना। क्लियर? चलो, अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और क्लास एंड करते हैं। ठीक है, और ये भी दिखाता हूं क्वेश्चन कहां से आया था जी पैट में। चलो, ठीक है, तो प्रोसेस जिससे सोमैटिक सेल्स सोमैटिक एम्ब्रियो बना दे, ठीक है, उसे बोला जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे मैंने बोला, सोमैटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, जो नॉन जर्म सेल्स होती हैं, जिनसे सोमैटिक एम्ब्रियो बन जाए और कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाए, उसे बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये आर्टिफिशियल मेथड होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स होती कौन सी हैं, ये बेसिकली वो सेल्स होती हैं जैसे कि गैमेट, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल, जर्म सेल, इनको छोड़ के
जो सेल है उन्हें सोमैटिक सेल बोला जाता है, क्योंकि ये जो गैमिट्स है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स हैं या जर्म सेल्स हैं, ये होती हैं रिप्रोडक्टिव। इन्हें बनाना चाहिए पूरा का पूरा प्लांट, इन्हें बनाना चाहिए एम्ब्रियो। लेकिन अगर सोमैटिक सेल बना दे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, जिसका काम भी नहीं है, लेकिन तो उसको बोलेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। अब क्वेश्चन जीपैट 2021 में ये आया था कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या बन सकता है, तो उसका आंसर था आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड। ये क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे, आंसर था आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड्स, ठीक है, और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली कुछ ऐसा था शायद, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड्स किससे बनती हैं, ठीक है, नहीं तो उसको रिवर्स भी कर सकते हो कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या बनाता है। ठीक है। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये आर्टिफिशियल मेथड है जो सीड बना रहे हैं। ठीक है। पूरा का पूरा प्लांट तक बना सकते हैं। चलो, एक बार ये सिंथेटिक सीड्स प्रिपेयर हो जाती हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी लंबे समय तक, और फिर उसके बाद जर्मिनेट करा सकते हैं जब आपको ज़रूरी लगे। ठीक है। तो ये बात याद रखना। चलो, एक लास्ट पॉइंट वो ये आता है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और सोमा क्लोनल एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या फ़र्क है। बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। पहले मैं आपको सोमा क्लोनल एम्ब्रियोजेनेसिस बता देता हूँ, उसके बाद आपको सोमैटिक वाला तो अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है। चलो, सोमा क्लोनल एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल होती है। ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब नॉन जर्म सेल्स। ठीक है, नॉन जर्म सेल्स। ठीक है। इनसे क्या होता है, इनसे बनता है कैलस, कैलस, और उस कैलस से फिर बनता है पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट। ठीक है। ठीक है। प्लांट, या फिर एक बोल सकते हो एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सोमैटिक सेल या नॉन जर्म सेल से कैलस बनता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद कंप्लीट प्लांट बन जाता है। ये होता है सोमा क्लोनल एम्ब्रियोजेनेसिस में। ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, ये बीच का स्टेप नहीं होता, कैलस नहीं बनता, यहाँ सीधे सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो बनेगा और पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। इतना आसान है। ठीक है। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ये वाला स्टेप उड़ा दो, कैलस नहीं बनेगा, सीधे एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। चलो, तो आपकी बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना #11 करके, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि पूरी सीरीज आपने कंप्लीट करी है ना। चाहे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं 2026 में देख रहे हैं, 27, 28, जब भी आप देख रहे हैं, है ना। जी पैड के लिए मोर देन सफिशिएंट, नाइपर के लिए भी ऑलमोस्ट सफिशिएंट, सेमेस्टर्स में भी आपके काम आ जाएगी क्योंकि मैंने जो चीज़ पढ़ाई है वो उसका कंसेप्ट बताया हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह प्रिपेयर करते रहिए, और बहुत ही जल्द मैं 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो पूरी मुझे उम्मीद है कल रात तक आ जाएगी, इसी टाइम तक, नहीं तो परसों आ जाएगी। ठीक है। और एमबीए की भी 1 शॉट की 2 वीडियोस आएंगी, पार्ट ए पार्ट बी, वो भी मैं संडे तक लाने की कोशिश करूंगा, तो उसको भी देख लेना। ये तीनों सब्जेक्ट फिनिश। ठीक है। चलो, तो प्रिपेयर करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, डोंट गिव अप, है ना, हार नहीं माननी है, क्योंकि टाइम अब आपके पास बचा है लगभग 60 दिन का, है ना, 2 महीने आपके हाथ में है। कॉलेज की अटेंडेंस देख लो किस तरह मैनेज करनी है, क्योंकि रिजल्ट तो मुझे चाहिए, और मुझे पता है लाओगे भी। बाकी जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सबको मेहनत करनी है और पूरा अपना बेस्ट देना है ना। चलो, थैंक यू सो मच। बाकी फार्मा माइंड्स फॉलो करते रहिए, और अच्छा धीरे और अच्छा कंटेंट हम लाते रहेंगे आपके लिए, है ना। चलो, ओके।